हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सर्किल को। सर्किल से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको आई बटन में अवेलेबल हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स रह गए थे सर्किल के कराने के लिए, इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल, क्योंकि पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल पार्ट 1 में हम बात कर चुके हैं। तो पॉइंट की भी लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्किल इस तरह से दे रखा है और एक पॉइंट हमें P गिवन है। मान लेता हूं सबसे पहले एक पॉइंट P यहाँ पर है x, y और ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट की इस सर्किल के सापेक्ष स्थिति याद करनी है कि इसकी पोजीशन क्या रहेगी। तो मैं सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को मीट करा देता हूं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट P हो गया। और देखा जाए कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस रहेगी, मतलब ये डिस्टेंस, ये तो आपका रेडियस ऑफ द सर्किल ही होगा ना, कुछ और थोड़ी ना है। ये डिस्टेंस तो आपकी रेडियस ही रहेगी। तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्किल। लेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आपका कोई भी एक सर्किल है, ठीक है, और लेट इसमें x1 और y1 कर लेते हैं। p x1 y1 बी एनी पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट की स्थिति याद करेंगे, इसकी पोजीशन याद करेंगे। तो इसके 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले केस की, तब जब आपका ये पॉइंट P है वो आपका आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, मतलब ये पॉइंट जो है वृत्त के बाहर स्थित है। उस केस में स्थिति क्या होगी या उस केस में आपकी कंडीशन क्या होगी वो आपको जानना है, ठीक है। अगर मैं कह दूं आपसे कि आपका ये S है, कोई भी कर्व, ठीक है ना, कोई कर्व है हमको गिवन, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डेट इज S इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे इसको रिप्रेजेंट करना था कर्व से। अभी आप देखेंगे इसको, ये एक इक्वेशन है लेकिन हमें तो एक पॉलिनोमियल चाहिए था, ठीक है। तो मैंने इसको s से लिख दिया, s इज इक्वल टू दिस। अब इसका RHS हमने 0 नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन तो ऑलरेडी थी लेकिन हमको पॉलिनोमियल चाहिए था, तो हमने उसका पॉलिनोमियल ले लिया। तो ये s है, अगर इस पॉइंट को इस s के ऊपर मैं सेटिस्फाई करा दूं और मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं s1 से, तो s1 की जो वैल्यू होगी वो कुछ आपकी ये रहेगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ठीक है। अगर आपको इतना क्लियर हो गया यहां से लेकर यहां तक का, फिर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्यों? सबसे पहले जो हमें इक्वेशन ऑफ द सर्किल गिवन था हमने उसको s से रिप्रेजेंट किया और RHS उसकी जो RHS 0 थी उसको छोड़ दिया, सिर्फ इतना पोर्शन लेके उसको s से रिप्रेजेंट किया। और जो पॉइंट गिवन था जिसकी हमको पोजीशन फाइंड आउट करनी थी विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल या फिर वृत्त के सापेक्ष जिस बिंदु की हमें स्थिति याद करनी थी, उस बिंदु को जो पॉलिनोमियल गिवन था हमें उसके ऊपर सेटिस्फाई कराया और करा के उसको हमने S1 से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और S1 से रिप्रेजेंट जैसे ही करते हैं वहां से 2 स्थिति आपके सामने आती हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहले केस की कि आपका पॉइंट P जो है, पॉइंट P x1 y1 लाइज आउटसाइड द सर्किल, ठीक है। अब इस केस में आपकी कंडीशन होगी वो क्या होगी, अगर ये S1 की वैल्यू जो है S1 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तब आप कहेंगे कि आपका जो पॉइंट P है वो आपका आउटसाइड द सर्किल लाई करेगा। अब क्या सिर्फ यही कंडीशन है? जी बिल्कुल नहीं, एक कंडीशन और है। वो क्या है आपकी, अगर मैं आपकी ये डिस्टेंस निकालूं CP PC आप जो कहें, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस निकालूं PC, C मतलब सेंटर ऑफ द सर्किल है और ये पॉइंट P जिसकी हमको पोजीशन फाइंड आउट करनी थी, और अगर ये PC डिस्टेंस R से बड़ी आ जाए
तब भी आपका जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड द सर्किल लाई करेगा। अब इसमें एक केस और बनता है, वो क्या है आपका, ये पॉइंट जो P है आपका लाई ऑन द सर्किल। अब क्या हुआ, आपका ये पॉइंट जो था उसको थोड़ा सा हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट करके कहां पर ले आए, हम उसको उठा के यहां पे ले आए, ठीक है, सरकमफ्रेंस पर Px1 y1। अब क्या होगा, अब आप एक चीज देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं इस केस की, ये आपका पीसी है। अब तो इस केस में आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो तो सरकमफ्रेंस पे है, और आपको पता है सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, और हमने एक डिस्टेंस पीसी निकाली, वो भी वही डिस्टेंस है, सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस है। तो पीसी और आर आपके इक्वल हो गए। एक कंडीशन तो आपकी ये बन जाती है, और दूसरी कंडीशन आपकी ये बनेगी, वो क्या, कि अगर आपकी जो S1 है, S1 इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, मतलब जो हमको कर्व गिवन है या फिर जो हमको इक्वेशन गिवन है उसके ऊपर उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराने के बाद अगर उसका RHS 0 आ जाता है, तब भी हम उसको कहेंगे कि वो पॉइंट जो है ऑन द सर्कमफ्रेंस सर्कल के ऊपर लाई करेगा। इसी में एक कंडीशन और बनती है आपकी, कि आपका ये पॉइंट जो है इस केस में थोड़ा अंदर आ गया इस तरह से, ठीक है। तो आप पहले ही समझ चुके होंगे इस केस में कब, जब आपका पॉइंट जो है लाई करेगा इनसाइड द सर्कल। तब आपकी क्या कंडीशन होगी, तो आपका जो S1 है वो लेस देन 0 हो जाएगा, और PC जो है वो भी लेस देन R हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के वृत्त के सापेक्ष स्थिति याद करने के लिए इन 3 केसेस ही बनते हैं, इन 3 कंडीशन ही बनती हैं। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी ये पूछ ली जाती है कि किसी भी बिंदु की वृत्त के सापेक्ष आप स्थिति बताइए कि वो अंदर है कि बाहर है या ऑन द सर्किल है। तो ये 3 केसेस ही बनते हैं। अब हम इसमें आगे बात करेंगे पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स के बारे में, जैसा कि मैंने लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है कि पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स की स्थिति को बताना है, साथ ही साथ बताना है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या को बताना है। इससे क्वेश्चन से टीजीटी पीजीटी में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ इससे क्वेश्चन जो है इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है। ये सर्किल का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपसे कहूं कि सर्किल का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके पहले केस के बारे में, जब आपके दोनों सर्किल जो हैं एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श, मतलब टच एक्सटर्नली। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास 2 सर्किल है इस तरह से, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, ठीक है। अगर मैं इसको C1 कह दूं, इसको C2 कह दूं, ये आपके पास 2 सर्किल हैं और एक दूसरे को आप देख पा रहे हैं बाहर टच कर रहे हैं या फिर टच एक्सटर्नली, ठीक है, अंदर टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को बाहर टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा इसके कंडीशन क्या होती है कि कब कब ये बाहर टच करेंगे। मान लेते हैं इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, और उनकी जो रेडियस है इसको R1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसके रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये एक दूसरे को बाहर स्पर्श कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि आपका जो C1 C2 होगा, अभी C1 C2 क्या है, C1 C2 है आपका डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स, ठीक है, दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है ये। तो C1 C2 की वैल्यू अगर R1 प्लस R2 होगी, अगर दोनों सर्किल की रेडियस को सम कर दें और दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालें, अगर वो इक्वल आ जाता है तब हम कहेंगे कि वो दोनों सर्किल जो है एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे होंगे, या फिर मैं कहूं कि बोथ द सर्किल टच एक्सटर्नली, ठीक है ना। एक कंडीशन तो आपकी ये हो जाती है, आपसे एग्जाम में यही पूछी जाती है। साथ ही साथ इस स्थिति में आपसे एक चीज और पूछी जाती है, वो है आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। वो आपसे कह देंगे कि आपके ये 2 सर्किल है,
वो कैसे हैं, टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट उस केस में कितने होंगे। जैसे कि इस केस की बात कर रहे हैं, टचेस एक्सटर्नली, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, आइए देखते हैं। अगर मैं इन दोनों के ऊपर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। ये हालांकि अंदर से पास हो रहा है, आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। तो आपने देखा कि मैंने इन दोनों सर्किल की कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ किया। ये सर्किल को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ की, साथ ही साथ वो उसको भी टच कर रही है। और एक अगर मैं नीचे से खींच दूं, मतलब कि अगर इस तरह से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, तो वो भी इन दोनों को टच करेगी। तो आप अगर इन दोनों को जो इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, इस पॉइंट से भी अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो भी तो इन दोनों की कॉमन टेंजेंट होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसके जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगे वो आपके 3 होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वाली लाइन खींच दी बाहर से, एक बाहर से ये खींच दी और अंदर वाली लाइन को भूल जाते हैं। तो दिखाते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हो गए, वो आपके 2 हो गए। जी नहीं, आपके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होंगे आपके 3 होंगे, जैसा कि मैंने ड्रॉ किए हैं। एक ये जाएगा नीचे से, एक ऊपर से टच करते हुए जाएगा, और एक उस पॉइंट पे टच करते हुए लाइन जाएगी जहां पे वे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे या एक दूसरे को टच कर रहे थे, जैसा कि मैंने बनाया है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इस पोजीशन में हो गए आपके 3, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपनी अगली कंडीशन के बारे में या अगले केस के बारे में। जब आपका जो सर्किल है एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब अंतः स्पर्श करेंगे, तब पूछेंगे आपसे कि कंडीशन क्या रहेगी। मान लीजिए आपके पास 2 सर्किल्स हैं जिनका सेंटर C1 और C2 और रेडियस R1 और R2 है। अगर वो सर्किल एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे या फिर मैं आपसे कहूं कि वो एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे, तब आपकी जो कंडीशन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। और इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जितना पॉइंट जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको पता है कि एक पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो जाएंगी इस केस में, 1। ऐसे ही मेरा थर्ड केस है, कैन 2 सर्कल्स नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट। ना तो वो एक दूसरे को काट रहे हैं और ना ही एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी और इसको रिप्रेजेंट करने वाली कंडीशन क्या रहेगी कि वो एक दूसरे को ना काट रहे हैं ना ही वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपके सामने 2 सर्कल्स बनाए हैं जिनकी रेडियस R1 और R2 है और इनके सेंटर्स C1 और C2 है, ठीक है। तो इस केस में आपने देखा कि आपने सेंटर एक ये है एक ये है, इन दोनों के बीच का मैं डिस्टेंस निकालूं इतना बड़ा हो जाएगा, दैट इज आपका C1 C2 जो है वो हमेशा बड़ा होगा किसी से, R1 प्लस R2 से। आप देख पा रहे होंगे इतना सा इसको ऐड किया, इतना सा इसको ऐड किया, ठीक है। लेकिन C1 C2 में तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये भी आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका C1 C2 तो बड़ा होगा ना R1 प्लस R2 से। एक केस तो आपका ये बन जाता है। लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन जो है इस टाइप से ना पूछ के आपसे क्वेश्चंस दूसरे केस में पूछ लेगा, तब आप करेंगे क्या कि यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और R1 डिफरेंस R2 भी लगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कंडीशन कहां से आ गई, इसका तो मैंने डायग्राम को बना के दिखाया है, ये रहा कि ना तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप इस सिंपल डायग्राम की हेल्प से इसको समझ सकते हैं कि कैसे मैंने इसको लिखा है कि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। लेकिन इसका डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम इधर बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए आपका एक सर्किल ये है, ठीक है, और एक सर्किल इसी के अंदर इस तरह से बना देता हूं, C1 C2 ले लीजिए इनके, ठीक है।
और ये डिस्टेंस इसकी R1 हो जाएगी और ये इसका R2 हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी वो ना तो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और ना ही एक दूसरे को काटेंगे। तो इस केस का जो है कंडीशन जो है ये रहता है, इस R1 डिफरेंस R2 जो है ऑलवेज ग्रेटर होगा C1 C2 से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब सिंपल एक लाइन थी कि टू सर्कल्स नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट। तो इसके दो केस अपने आप में ही बन जाती हैं। एक तो ये कि जब वो एक दूसरे के अंदर होते हैं और एक वो जब वो एक दूसरे के बाहर होते हैं और एक दूसरे को ना तो काट रहे होते हैं ना ही टच कर रहे होते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या रहती है आपसे पूछी जाएगी। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें आपको फंसाने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो इसकी कंडीशन है R1 डिफरेंस R2 इज ग्रेटर देन C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आप देख पा रहे होंगे। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आप देखेंगे, एक ये गया, एक ये गया और एक नीचे से और एक ऊपर से, दैट इज नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 4। लेकिन अगर आपका आंसर 4 नहीं है गिवन तो आप इसका आंसर 0 मारेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखिए तब वो आपसे इस केस की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका डायग्राम ए वाला है, वो एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं और अगर एक दूसरे के अंदर हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होंगे वो आपके 0 होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 4,0, या तो 4 या तो कोई भी नहीं। ठीक है, या तो 4 होंगी या तो कोई भी नहीं होगी। तो मैंने आपको 3 कंडीशंस लिखा दी। यही 3 कंडीशंस आपसे मोस्टली पूछी जाती हैं और आपसे एक केस और बनता है जो आपसे पूछा जाता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने 4th पॉइंट के बारे में। करेक्ट टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, 2 सर्किल हैं, एक दूसरे को इस तरह से काट रहे हैं। उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है। तो इन 2 पॉइंट्स में एक दूसरे को काट रहे हैं। पूछना चाह रहे हैं कि इस स्थिति में आपकी कंडीशन क्या होगी। तो इस स्थिति में आपकी जो कंडीशन होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 सर्कल्स दे रखे हैं। तो C1 C2 जो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ठीक है, तो हमेशा ही छोटी होगी R1 प्लस R2 से। ऑब्वियस सी बात है, R1 आपका इतना, R2 आपका इतना, R1 प्लस R2 ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से, जैसा कि मैंने लिख रखा है। ठीक है, एक तरीका तो इसको लिखने का ये है और एक तरीका आपको लिखने का ये होता है कि R1 डिफरेंस R2। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब वो एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट कर रहे थे और ना ही टच कर रहे थे, उस स्थिति में आपकी कंडीशन थी C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 और R1 डिफरेंस R2। इनको याद करने का मैं आपको सिंपल तरीका बताना चाहता हूं क्योंकि आप हमेशा इसी में कंफ्यूज होंगे। तो एक चीज आप याद रखना, एक तरफ R1 डिफरेंस R2 होगा और एक तरफ आपका R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, ये तो दोनों रहेंगे और बीच में आपका क्या होगा C1 C2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ये 3 आपके ऐसे ही हैं। आपको कौन सा साइन लगाना है वो हमेशा याद रखना। साइन आप जो भी लगाएंगे वो सेम रहेगा थ्रू आउट द कंडीशन। पूरी कंडीशन में इसका साइन सेम रहेगा। अगर ग्रेटर का है तो ग्रेटर का रहेगा, लेस का है तो दोनों तरफ लेस का रहेगा। ठीक है, कभी भी आप कंफ्यूज मत होना, इसमें मोस्टली कंफ्यूजन पैदा होता है और हमेशा यहाँ पर गलती होती है। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखाया है और एक साथ एक साइन लगा के लिखाया है, जिससे हमेशा आपको याद रहे, किसी भी टाइप की इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। एक तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप C1 C2 में तो आप कंपैरिजन कर ही सकते हैं कि C1 C2 हमेशा छोटा होगा R1 प्लस R2 से। अगर आपको इतनी कंडीशन मिल जाती है उधर उधर की, तो आपको करना क्या है, अब आप दिमाग पर लगाइएगा, अब कॉमन सेंस लगाइए कि आपको सेम साइन यूज करना है और लगा देना है R1 डिफरेंस R2। ठीक है, आपको इतना तो आपको डायग्राम तो समझना है कि आपका C1 C2 लेस देन होगा R1 प्लस R2 से, जैसा कि आप डायग्राम से समझ सकते हैं। क्योंकि C1 C2 सिर्फ इतना सा है, इसमें आपने R1 और R2 दोनों को जोड़ेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, C1 C2 से ग्रेटर ही होगा, जैसा कि मैंने लिखा है। साइन सेम है, फिर से रिपीट कर देना है साइन को और लगा देना है R1 डिफरेंस R2। याद करने का तरीका आपको ये होना चाहिए। और मैंने आपको एक ये भी लिखाया था इस तरह से, तो यहां से भी आप समझ जाएंगे कि आपका ये C1 था, ये C2 था, ये R2 थी
और ये आपकी रेडियस r1 थी। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ रही थी C1 C2 में, तो आपका फिर से आपको इतना छुपा लेना है, इधर का तो अंडरस्टूड रहेगा, सिर्फ कॉमन सेंस की बात रहेगी। इसमें आपको दिमाग लगाना है, इसमें दिमाग का यूज करना है आपको कि आपका C1 C2 दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ऑब्वियसली बड़ी होगी R1 प्लस R2 से, इतना सा प्लस इतना सा, लेकिन C1 C2 में तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ रही है। ऑब्वियस सी बात है C1 C2 ग्रेटर हो जाएगा R1 प्लस R2 से। आपको साइन रिपीट करना है पीछे की तरफ और लगा देना है R1 डिफरेंस R2। ठीक, मतलब इधर का आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, इधर कॉमन सेंस वाली बात है। तो इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन पैदा रहता है, आप इसको एक बार क्लियर कर ले, एक बार मेरे तरीके से पढ़ के देखें, आप जिंदगी में इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब हम इसमें बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया है, मेरे पास दो सर्किल है, इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप इक्वेशन ऑफ सर्किल बताइए कि जिन जिन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको टच करता हुआ या उससे पास होता हुआ एक सर्किल जा रहा है, तो उसका इक्वेशन आपसे पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने रेड कलर से इसको ड्रॉ किया है, मान लेता हूं कि मेरे पास दो सर्किल्स हैं, लेट S1 एंड S2 बी टू सर्किल्स। ठीक है, ये सर्किल S1 है, ये सर्किल आपका S2 है। तो जो इक्वेशन ऑफ द सर्किल रहेगा, जो आपसे पूछा है, वो होगा आपका कुछ और नहीं बल्कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जब भी आपके पास दो कर्व दिए हों और आपसे पूछा जाए उनके इंटरसेक्शन से कोई तीसरा कर्व पास हो रहा है, तो उस तीसरे कर्व का आपसे इक्वेशन पूछे तो आप हमेशा याद रखना, आपको करना क्या है, पहला कर्व ले लेना है, दैट इज S1 प्लस लगाना, एक लैम्डा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आप अल्फा बीटा गामा आपकी मर्जी जो लेना चाहें ले सकते हैं, वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। साथ में आप लेना क्या, S2 मतलब जो आपका दूसरा कर्व है उसको भी लिख लेना और इक्वल होगा किस चीज के, जीरो के। ये होता है इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अब वो कर्व आपके सर्किल हैं या कुछ और भी हो सकते हैं। यहाँ पर सर्किल की बात की थी, तो पहला सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जैसे कि अगर इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, तो A और B से पास होता हुआ एक सर्किल ड्रॉ करना है, जो कि मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, उसका इक्वेशन आपका ये रहेगा। ठीक है, और जो लाइन AB होती है, तो AB जो लाइन है वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है कॉमन कॉर्ड। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मेरे आगे के दो पॉइंट होंगे वो इसी पर बेस्ड होंगे। अब आपसे क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड बताइए, तो कॉमन कॉर्ड को आपसे इंट्रोड्यूस कराना जरूरी था, तो मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया। कॉमन कॉर्ड तभी होगी जब आपके दो सर्कल्स एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दो पॉइंट्स पे, और जिन जिन पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उनको मीट करने वाली जो लाइन होगी उसको कहेंगे कॉमन कॉर्ड। तो आपसे इस कॉमन कॉर्ड ए बी की एक तो आपसे इक्वेशन पूछेंगे और दूसरी आपसे इसकी लेंथ पूछेंगे। ठीक है, तो मेरे अगले दो पॉइंट जो हैं इसी पर बेस्ड हैं कि लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड एंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड क्या रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड की। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड वो क्या होती है, आपने समझा कॉमन कॉर्ड कैसे कहते हैं, आपको समझा चुका हूं, बस आपको इक्वेशन जानना है। तो जैसे मैंने तीसरा कर्व निकाला था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाला कर्व निकाला था, अब क्या करना है, पहला कर्व लेना है माइनस उसमें से दूसरा कर्व सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब यहां बात कर रहे हैं हम सर्किल की, तो सर्किल के केस में आपके कर्व्स क्या रहेंगे, एक तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, जी की जगह G1 ले लेते हैं क्योंकि दो सर्किल की बात कर रहे हैं। G1x प्लस 2 F1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और एक सर्किल आपके पास ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 G2x प्लस 2 F2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया,
तो आपने क्या किया, ये आपका S1 था, ये आपका S2 था, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज माइनस 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 और माइनस, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, 2 टाइम्स G1 माइनस G2 x प्लस 2 टाइम्स F1 माइनस F2 और y प्लस, ठीक है ना, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो आपकी एक कंडीशन ये होती है कि आपका जो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड रहेगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ये भी होता है, और इसका निकालने का तरीका जो है ये है कि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू कर्व्स। यहाँ पर कर्व सर्किल्स है, जैसा कि मैंने आपको लिख के दिखाया है, तो सर्किल के केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, 2 टाइम्स G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस G1 प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें आगे बात करेंगे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, दैट इज हमें AB की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, वो क्या रहेगी, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया था आपको कि हमें इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड चाहिए थी, तो हमने इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड को तो फाइंड आउट कर लिया था S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 की हेल्प से। अब हम इसमें बात करते हैं लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड या फिर उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ठीक है। तो हमने लिखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेट x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर एंड x माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बी टू सर्कल्स, देन द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड विल बी, ठीक है। तो हमसे पूछा था लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जो है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम ये कीजिए कि आपके पास दो सर्किल्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक का सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा, रेडियस क्या है आर, ठीक है। दूसरे का सेंटर क्या है बीटा कॉमा अल्फा और रेडियस क्या है आर, मतलब दोनों ही सर्किल की रेडियस आपकी सेम है और आपका सेंटर्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो गए हैं। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन मिलती है तो आप कुछ मत कीजिएगा, आप सीधे फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स जो आपका रेडियस है इक्वल है दैट इज आर का स्क्वायर माइनस अल्फा डिफरेंस बीटा का होल स्क्वायर। मतलब जो आपका सेंटर है, आप किसी एक सर्किल का सेंटर ले लीजिए, तो आपके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उन दोनों के डिफरेंस को उसका स्क्वायर करके घटा दीजिए, किसका कि 4 टाइम्स आर स्क्वायर से, तो आपका ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड का। एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस अल्फा डिफरेंस बीटा का होल स्क्वायर। इससे क्वेश्चंस जो है फॉर्मूला बेस ही पूछे जाते हैं, कोई टफ नहीं आता। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चंस दे दी जाएंगे कि एक का सेंटर अल्फा और कॉमा बीटा होगा, दूसरे का सेंटर उसका इंटरचेंज करते हुए बीटा कॉमा अल्फा दे देंगे और रेडियस दोनों की इक्वल दे देंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फाइंड आउट कर लेना है। अब इसमें बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्पर्शरेखा की लंबाई। इससे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं और ये काफी ट्रिकी रहता है, आपको इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्पर्शरेखा की लंबाई। तो सबसे पहले एक कर्व को कंसीडर करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 बी अ सर्किल, देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1। यहाँ पर भी एक पॉइंट x1 y1 दे दिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास जो कर्व है उस कर्व को लिख लेते हैं हम किस चीज से, s से, ठीक है। दैट इज s इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही मैंने इज इक्वल टू 0 बोला पर मैंने लिखा नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल चाहिए। तो s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 और इस पर कोई भी पॉइंट x1 y1 है तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं इसके लिए कि आपकी जो s1 होगा उसकी वैल्यू होगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस
2f(y1 + c). ठीक है, सिंपल इस x1 y1 को इस कर्व के ऊपर सेटिस्फाई करा दिया और आपको क्या मिल गया, s1। इतना आपको समझ में आ चुका, तो फिर इसमें आगे कुछ भी नहीं है। एक बार आपको s1 मिल जाता है तो यहां से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। वो इक्वल होगा किस चीज के, सबसे पहले एक स्क्वायर रूट लगाइए, ठीक है, और ये जो हमने निकाला था s1 इसको लिख दीजिए। ठीक है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेंथ ऑफ टेंजेंट में जो कर्व था उसके ऊपर उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराया और उसके बाद जो वैल्यू मिली उसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। जो वैल्यू आई उसको कह दिया लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये हर कोई जानता होगा, आपने भी कहीं ना कहीं इसको सुना होगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ s1 के, या फिर जो कर्व है उसके ऊपर पॉइंट सेटिस्फाई करा के जो वैल्यू मिले उसका स्क्वायर रूट। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये आपको जानना जरूरी है कि आपके पास जो कर्व है x² + y² + 2gx + 2fy + c, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² है उसको 1 होना जरूरी है, दैट इज इसके आगे 1 होना जरूरी है। और 1 के अलावा अगर कुछ और होता है, मान लीजिए यहां पर मैं a लिख देता हूं और यहां पर भी a लिख देता हूं, ठीक है, तब आपसे कहें कि आप लिख देंगे यहां से a और a, ठीक है, उसके बाद आप स्क्वायर रूट ले लें, तो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो आपका गलत हो जाएगा। आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x² है और कोफिशिएंट ऑफ y² है वो आपका कुछ और नहीं बल्कि हमेशा ही 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 के अलावा अगर कुछ और है तो आप पहले उसको डिवाइड कीजिए, उसको निकाल दीजिए, तब आप जाके उसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको एक चीज मेरी क्लियर हुई होगी कि आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते समय जो कर्व है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² हमेशा ही आपका 1 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सर्किल। वो क्या है आइए देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, कह रहे हैं अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। कोई भी आयत को किसी वृत्त के अंदर बनाया गया है तो उस स्थिति में क्या कंडीशन रहेगी। जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, मैंने डायग्राम के अंदर एक सर्किल लिया है और सर्किल में एक आयत को ड्रॉ किया है और आपका डायग्राम से स्पष्ट है कि आप कहेंगे यहां से कि जो आपका डायगोनल होगा इक्वल होगा किस चीज के, तो आपका जो डायगोनल होगा वो कुछ और नहीं बल्कि इक्वल होगा किस चीज के, डायमीटर के, ठीक है। और अगर मैं कह दूं आपसे कि आपका ये a है और ये b है और रेडियस आपकी r है, ठीक है ना, इसकी रेक्टेंगल की एक साइड a है एक साइड b है और रेडियस ऑफ द सर्किल r है, तो डायगोनल होगा वो डायगोनल किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² के, और आपका डायमीटर ऑफ द सर्किल होगा 2r, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट a² + b² इक्वल होगा किस चीज के, 4r² के। तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है कि कोई भी आयत है वो अंदर है या बाहर है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। अगर उनकी साइड्स के स्क्वायर का सम 4 टाइम्स ऑफ r² के इक्वल है तब आप कहेंगे कि वो आपका रेक्टेंगल है, इंस्क्राइब्ड है विद इन द सर्किल, या फिर वृत्त के अंदर आयत बना हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लिखाना आपको जरूरी था इसलिए लिखा दिया। बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में, तो वो क्या है, तो हमारा सेकंड पॉइंट है, कह रहे हैं क्या कि अगर आप मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है इस तरह से, आपका एक डायमीटर ये है, ठीक है, एक डायमीटर और बना लेता हूं मैं, ठीक, तो ये आपका डायमीटर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो वो किसके इक्वल होगा। तो आप एक चीज तो जानते हैं कि आपका डायमीटर चाहे आप यहां बनाइए यहां बनाइए यहां बनाइए, सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर आप डायमीटर ड्रॉ करें तो आपका डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा।
अब ये भी सेंटर से पास हो रहा है, ये भी सेंटर से पास हो रहा है, दो चार और बना लीजिए, वो भी सेंटर से पास होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो डायमीटर्स हैं वो सब के सब सेंटर्स से पास हो रहे हैं, और उन सभी डायमीटर्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा सेंटर ऑफ द सर्किल। तो आपसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में यही पूछा गया था कि द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ the intersecting points of two diameters will be center of the circle. तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था, इतना सिंपल था, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था कि आपके दो डायमीटर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है डायमीटर हमेशा ही सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है, तो वो सभी डायमीटर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो होंगे वो कुछ और नहीं बल्कि आपका सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा। अब इसमें आगे बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। वो क्या है कि आपने एक चीज तो पढ़ा होगा टेंजेंट और नॉर्मल, हालांकि अभी मैंने नहीं कराया है, इसको आगे कराऊंगा। तो कुछ चीजें आपको बताना है तो उसको इस समय आप याद कर लीजिए, इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास एक सर्किल ये है और इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। मान लेता हूं मैंने एक टेंजेंट ये ड्रॉ की इस पॉइंट पर, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं इसी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। नॉर्मल का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं क्योंकि मैंने अभी कराया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं नॉर्मल का मतलब होता है लंबवत। जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पे ड्रॉ किया था उसी पॉइंट पे हमको क्या करना है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दें तो वो कहलाती है आपका नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। अब ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ऑन द सर्किल इस पॉइंट पर, तो इस लाइन के लंबवत एक रेखा खींची मैंने इस तरह से, तो आपकी ये लाइन जो है वो कहलाएगी नॉर्मल और ये कहलाएगी आपकी टेंजेंट, ठीक है। तो इसमें कंडीशन ये बनती है कि नॉर्मल ऑफ द सर्किल always passes through center of the circle, ठीक है। ये भी आपसे पूछा गया है, ये भी आपसे पूछा गया है कि किसी भी सर्किल के ऊपर कोई भी नॉर्मल आपने ड्रॉ किया तो वो नॉर्मल हमेशा ही आपका सेंटर ऑफ द सर्किल से पास होगा, ठीक है। आपके डायमीटर्स भी सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहे थे, आपका नॉर्मल भी सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगा। और एक और आपको मैं बता दूं कि आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्किल के केस में, तो जो टेंजेंट है और एक रेडियस, ठीक है ना, रेडियस और टेंजेंट ये एक दूसरे के हमेशा ही परपेंडिकुलर होती हैं, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम बात कर रहे हैं रेडियस की। रेडियस भी आपकी कहां से शुरू होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल से। अब रेडियस भी सेंटर ऑफ द सर्कल से शुरू होती है और आपकी लंबवत है टेंजेंट के, और नॉर्मल भी आपका लंबवत होता है टेंजेंट के, तो जाहिर सी बात है उसका भी सेंटर से पास होना उतना ही जरूरी है जितना कि रेडियस का सेंटर से स्टार्ट होना, ठीक है। आप इससे इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी रेडियस सेंटर से चल रही है और रेडियस लंबवत है टेंजेंट के, और आपका नॉर्मल भी लंबवत है या परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, तो दोनों एक ही होंगे, बस लेंथ में अलग अलग होंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम इसमें आगे बात करते हैं नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। नंबर ऑफ सर्कल्स अब आप खुद बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। आपके पास एक पॉइंट ये दे रखा है, आपसे मैं पूछूं इससे कितने सर्किल या कितने वृत्त जा सकते हैं या गुजर सकते हैं, पास हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, या आप काउंट नहीं कर सकते कितने, कैसे। मान लीजिए आपका एक सर्किल ये गया,
मान लीजिए आपका एक सर्किल ये गया, मान लीजिए कोई सर्किल इस तरह से गया, मान लीजिए कोई सर्किल ये गया, मान लीजिए कोई सर्किल इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया। आपके पता नहीं कितने सर्कल्स जो है इस तरह से किसी सिंगल पॉइंट से पास होंगे। तो इसका होगा नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज इनफाइनाइट। आप गिन ही नहीं सकते कितने सर्कल्स पास होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अब तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट था, अब क्या है, आपसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब तक एक पॉइंट था, अब आपके पास 2 पॉइंट हो गए। इस स्थिति में नंबर ऑफ सर्कल्स कितने होंगे? मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ये है, आपके पास एक पॉइंट ये है, तो इस स्थिति में आपके सर्कल्स कितने बनेंगे? आइए ड्रॉ करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपका एक सर्किल ये बन रहा है, ठीक है, एक सर्किल आपका ये बनेगा, और हो सकता है एक सर्किल इस तरह से बने, ठीक है, और हो सकता है आपका एक सर्किल इस तरह से भी बन जाए, हो सकता है आपका एक सर्किल ये बन जाए, और हो सकता है आपका सर्किल इससे और बड़ा बन जाए लेकिन इस तरह से ही पास हो। तो इस केस में भी आपके जो नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स होगा वो भी क्या होगा? इज इनफाइनाइट। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। वो क्या है? क्या है? नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं जो कि एक लाइन में नहीं है। आप मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ये है। तो आपसे कह रहे हैं कि इस स्थिति में बताइए आपके नंबर ऑफ सर्कल्स कितने होंगे। तो इस स्थिति में नंबर ऑफ सर्कल्स आपके सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 1 होगा। द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज 1। आपसे ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ सर्कल्स कितने होते हैं एक पॉइंट से पास होने वाले, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने होते हैं 2 पॉइंट से पास होने वाले, और नंबर ऑफ सर्कल्स कितने होते हैं 3 असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। ये आपसे पूछी जाती है। तो याद रखना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और जब भी बात करें असंरेख बिंदुओं की, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, तो उसका आंसर हमेशा ही 1 होगा। और पॉइंट्स होंगे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब 3 असंरेख बिंदु। तो नंबर ऑफ सर्कल्स जो होगा वो होगा आपका 1। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। हालांकि मैं ये पॉइंट पहले लिखा चुका हूं, लेकिन ये पॉइंट मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखाया था। यहाँ पे थोड़ा पॉइंट अलग तरीके से लिखाना चाह रहा हूं, ये आपको समझाना जरूरी था। पॉइंट्स क्या है आज देखते हैं। कह रहे हैं इफ सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2, यहाँ 1 लगा लीजिएगा, प्लस 2f2, यहाँ पर भी 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना। अगर ये दोनों सर्किल एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इससे आपसे कंडीशन पूछेंगे। तो हालांकि मैंने आपको एक कंडीशन पहले ही लिखाई थी। अगर आपके पास 2 सर्किल हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो आपको कंडीशन लिखाया था 2 टाइम्स g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल था किस चीज के? c1 प्लस c2 के। ठीक है, लेकिन उस टाइम आपके इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या थे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 और प्लस c2। अब इस केस में क्या है? आपके c1 और c2 नहीं है, जो आपके कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है, तब आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए।
आपको इसके बीच में टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बिना वजह उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट याद कीजिए कि F अपॉन जी इक्वल होगा F अपॉन जी। कब? पहले केस में और कब? दूसरे केस में। ठीक है, तो F1 अपॉन G1 इक्वल होगा F2 अपॉन G2 के। अगर ऐसा है और आप एक कांस्टेंट टर्म 0 0 दे रखे हैं, तब आप कहेंगे कि आपके दोनों सर्किल जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत होंगे या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये आपसे हमेशा ही पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये आपके मैं लिखा रहा हूं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में हमेशा ही पूछे गए हैं। अब हम इसमें बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। क्या है आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। ठीक है ना, कि हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, उस सर्किल के अंदर एबीसी एक इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज बनाया, तो उस समबाहु त्रिभुज का हमको एरिया क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। अब मान लीजिए कोई आपके पास सर्किल है जिसकी रेडियस r है, ये आपकी r है, और आपसे कहा है कि आपका जो ट्रायंगल है कैसा है, आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दैट इज एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, इक्वल होगा एंगल सी के, और इक्वल होगा 60 डिग्री के। ठीक है ना, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों कोण बराबर होंगे और 60-60 के होंगे। अब आपके पास ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल भी 60 है। हमने एक थ्योरम को पढ़ा था कि आपका केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसका मतलब ये आपका टोटल एंगल होगा वो आपका होगा 120 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब आपका अगर ये 120 डिग्री है, इसका मतलब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो आपका ये एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, आधा आधा हो जाएगा। बस अगर आपको इतना डायग्राम समझ में आया तो फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से समझाता हूं, एक सर्किल लिया, उसके अंदर एबीसी कोई भी एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने इंस्क्राइब किया। तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल 60-60 के होते हैं, और एक थ्योरम होती है कि आपके जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो 2 टाइम्स होता है एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस, जैसा कि हमें पता है। तो ये 60 का ऑब्वियस सी बात दिया हुआ है, तो ये आपका 120 हो जाएगा। और अगर मैं उसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो मेरा ये आधा एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और हमने एक चीज पता है कि हमारे पास जब ये नहीं डिस्क्राइब किया था हमने, अगर मैं इसको इस तरह से रिमूव कर दूं तो मैं पाऊंगा मेरे पास 3 ट्रायंगल हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी के अंदर 3 ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है। और आपको पता है कि किसी भी सर्किल के अंदर जो ट्रायंगल ड्रॉ किए जाते हैं इस तरह से, वो आपके इक्वल एरिया फॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, तीनों के एरिया जो है इक्वल रहेंगे। तो सबसे पहले हम ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। और फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ए इक्वल होगा 1/2, ठीक है, आधार इंटू लंब, बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, है नहीं तो डिराइव कर लेते हैं। मान लीजिए यहां से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री एंगल, ये आपका 60, ये हो जाएगा 30। तो इस तरह से अगर मैं इसको डी कह दूं तो मेरा जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा आपका ओडी। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका हो गया ए बी इंटू ओडी।
और आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ABC इक्वल होगा 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB के, क्योंकि इसका एरिया इक्वल होगा इसका एरिया इक्वल होगा इसका एरिया, तो हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया चाहिए, मतलब इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो इन तीनों को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स दिस, तो हमें ये निकालना है, ठीक है 3 इंटू, और ये हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। AB इसको ऐसे ही रहने दीजिए। OD के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि OD किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसमें, ट्रायंगल OAD में। ये एंगल आपका 60 है, तो OD की वैल्यू इक्वल होगी किस चीज के, OD इक्वल होगा R cos 60, ठीक है ना। अभी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर cos 60 की वैल्यू निकालेंगे तो वो OD अपॉन R होगी। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि OD इज इक्वल टू R cos 60, जहां से एंगल फॉर्म हो रहा होता है उसमें cos ले लेते हैं और सामने वाली साइड के लिए sin ले लेते हैं, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, डेट इज R अपॉन 2। ये हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर OD की। अब हम बात करते हैं किसकी, AB के बारे में। तो AB किसके इक्वल होगा, आपका AB है वो इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ AD के। अब AD कहां से आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस लाइन पर एंगल फॉर्म हो रहा होता है उस लाइन के लिए तो हम cos ले लेते हैं और सामने वाली लाइन के लिए sin लिया करते हैं। तो AD की वैल्यू होगी 2 इंटू R, ऐसा ही रहेगा 2 ऐसा ही रहेगा और हो जाएगा ये sin 60 डिग्री, डेट इज 2R अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या R अंडर रूट 3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो लेंथ ऑफ साइड है, ठीक है, AB इक्वल होगा BC के, इक्वल होगा CA के, इक्वल होगा R अंडर रूट 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। अब आपको साइड्स मिल गई, ठीक है ना, AB की वैल्यू मिल गई, OD की वैल्यू मिल गई, तो इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे 1/2 इंटू AB की वैल्यू R अंडर रूट 3 इंटू OD की वैल्यू क्या है, OD हमने अभी फाइंड आउट किया R/2, हो गया कितना अंडर रूट 3/4 R²। और हमें तो चाहिए था ट्रायंगल ऑफ ABC का एरिया, तो ट्रायंगल ऑफ ABC का एरिया इक्वल होगा 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, दैट इज 3 इंटू अंडर रूट 3/4 R²। तो आप इसको इस तरह से ड्राइव मत कीजिएगा, मुझे समझाना था इसलिए मैंने इसको ड्राइव किया। आप डायरेक्ट याद रखना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया क्या होता है, रूट 3/4 और साइड का स्क्वायर, यही तो होता है ना, रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। बस मैंने वही लिखा है रूट 3/4 और साइड की जगह पे R लिख दिया और 3 एक एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। तो 3 टाइम्स एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आप इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। हालांकि इनके मीनिंग्स अलग है, लेकिन आपको रिलेट करना है याद करने के लिए, तो आप इसको इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स 1-2 रह गए हैं, उनको आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब करा दूंगा। तो सारे कॉन्सेप्ट जो थे मैंने दोनों वीडियो में कवर कर दिए हैं। आप चाहे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो और चाहे आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे कॉन्सेप्ट को इसमें क्लियर कर दूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।